27 मार्च से। तो दोस्तों आपको बेसब्री से इस चीज़ का इंतजार था, इस एग्ज़ाम का इंतजार था। ये पहले अभी कुछ परीक्षा जो थी साल में एक बार होने लगी थी, ऑनलाइन इसका जो है मोड हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्ज़ाम ये होने लगा है। तो इसमें थोड़ा सा ना इसका जो लेवल है थोड़ा बढ़ गया है, इसके जो टाइप थे क्वेश्चन का या परीक्षा का जो लेवल है स्तर है वो बढ़ गया है। तो कुछ लोग पहले क्या करते थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको कर लेते थे, लेकिन थोड़ा सा ना अब एक अध्यापक की आवश्यकता जरूर होती है। देखो कहते हैं ना बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को सब लोग मानते भी हैं कि बिना गुरु के अगर आप शिक्षा लेते तो ये स्कूल, ये गुरुकुल, ये जो भी है सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होती या अस्तित्व में नहीं होती, ठीक है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों सीटेट का जो अभी कोर्स हमने लॉन्च किया है आपके सचिन एकेडमी पर, वो लॉन्च हो चुका है और इसकी मई के यानी कि अभी 4 या 5 मई को इसका क्लासेस शुरू हो जाएंगी, वो सचिन सर बता देंगे आपको, ठीक है। तो एडमिशन कैसे लेना है आपको, आपको पता है कि सचिन एकेडमी भारत में बेस्ट एकेडमी है सीटेट के लिए, ये आपको पता है, ठीक है। पिछला रिजल्ट हमारा बहुत बेहतर रहा है। तो आपको एडमिशन कैसे लेना है, आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है सचिन एकेडमी ऑफिशियल, ठीक है। वहां जाकर आपको, यदि आपको पेपर 1 का ही लेना है कोर्स या पेपर 2 का लेना है या दोनों कॉम्बो को लेना है कोर्स, तो वो दोनों तीनों चीजें आपको वहां पर उपलब्ध हैं, ठीक है। एसएसटी वाला भी है, मैथ वाला भी है, दोनों भी है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर सब तरह का कोर्स उपलब्ध है सीटेट का। आपको क्या करना है जो है आपको जाके गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे सचिन एकेडमी ऑफिशियल। वहां जाकर आपको फ्रंट पेज पे पोस्टर दिखेगा, वहां पर क्लिक करेंगे, सीधा आप लिंक पर जाएंगे, बाई कोर्स करेंगे। बाई कोर्स में आपको डिटेल फिल करनी होगी, कौन सा कोर्स है, किस तरह की जो भी जानकारी है, ठीक है, वहां मिल जाएगी आपको। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत होती है तो यहां पर ये नंबर दिया हुआ है 8595794571, यहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इससे आप अपनी जानकारी ले सकते हैं कि सीटेट के लिए हमें ये कोर्स लेना है, तो आप हमें असुविधा हो रही है तो आपको उसमें जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। अब बात करें दोस्तों फैकल्टी की कि फैकल्टी आपको कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे। हालांकि कुछ का मुझे नाम हालांकि पता है, मैं भी किस ज़्यादा सभी टीचर से रूबरू नहीं हुआ हूं, मेरी जो है सबसे वार्ता नहीं हुई है। तो सचिन सर आपको पता है कि इंडिया में बेस्ट टीचर हैं सीटेट के लिए, तो पेडागोजी जो है सीडीपी यही पढ़ाएंगे, इंग्लिश मैम पढ़ाएंगी, और ये आपके लिए जो है रीजनिंग और जीके जीएस ये वाले दोनों सर पढ़ाएंगे, ठीक है। हिंदी आपको हिंदी व्याकरण और हिंदी पेडागोजी मैं ही पढ़ाऊंगा दोस्तों। मेरा नाम प्रमोद सारंग है, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, प्रमोद सारंग नाम है। और आप जो है कुछ विद्यार्थी मुझे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा मैं आपका अपना परिचय दूंगा। हिंदी मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ एक मैम है, ठीक है, नाम मुझे पता नहीं लेकिन विषय भी मुझे साथ में नहीं पता, लेकिन ये आपकी कविता मैम है जो हमें हमारे साथ पहले से भी पढ़ाती हैं, संस्कृत पढ़ाती हैं, बहुत बेस्ट है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं साथ में कि अगर आपको सीटेट पास करना है तो आप इंग्लिश के स्थान पर संस्कृत जरूर लीजिएगा, इंग्लिश की जगह पर संस्कृत का चयन करना है, ये बहुत पॉइंट नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है। इंग्लिश के स्थान पर अगर किसी की इंग्लिश कमजोर है तो, अगर कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है तो वो बात दूसरी है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश कमजोर है तो आपको संस्कृत लेना है सीटेट में। अगर आपको जल्दी से, अगर कम मेहनत, मतलब जैसे कि कुछ विद्यार्थी कम मेहनत करना या नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आप में से कुछ माताएं बहनें हैं, गृहिणी हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश के स्थान पर संस्कृत लेना है, क्योंकि संस्कृत के साथ हिंदी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपको कुछ चीजें, कुछ जो है आपके चीजें जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो यहां आपको मेरे द्वारा आपको यहां सुविधा मिल जाएगी, ठीक है। तो संस्कृत लेकर आप जो है इंग्लिश के स्थान पर इसका चयन कर सकते हैं, अगर सीटेट आपको थोड़ी सी मेहनत में, थोड़ा मेहनत में और जल्दी क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया कोर्स के विषय में। और फैकल्टी बहुत बेस्ट फैकल्टी है, जो सचिन एकेडमी है आप जानते हैं बहुत बेस्ट है सीटेट के विषय में। आगे मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि जो सीटेट का जो ये जुलाई और अगस्त में पेपर होगा, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसमें ना दोस्तों आपको कोर्स लेना क्यों आवश्यक है, क्योंकि स्वतः नहीं पढ़ पाते हैं कुछ विद्यार्थी, ज्यादातर विद्यार्थी, क्योंकि सब लोग फ्री नहीं होते हैं, व्यस्त रहते हैं अपने दैनिक जीवन में, ठीक है। तो इसका जो एडमिशन ओपन हो चुके हैं सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, फिर से बोल रहा हूं, कोर्स को कहां से परचेज करना है,
आप जाके गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कौन सा, सचिन एकेडमी ऑफिशियल। फिर से सुन लीजिए, सचिन एकेडमी ऑफिशियल। वहां जाकर आपको सभी कोर्सेज जो कि सीटेट के फिलहाल उपलब्ध हैं, उन कोर्सेज की बाकी और जो कोर्सेज है हमारे एप्लीकेशन पर वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल क्या है, सीटेट के लिए आपको वहां पर जाना होगा, सारी डिटेल आपको वहीं मिल जाएगी। मेरे बारे में मैं आपको बता दूं, देखो हिंदी विशेषज्ञ के रूप में मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी व्याकरण और पेडागोजी, जो भी व्याकरण आती है, कैसे आती है, कितने भाग हैं, वो मैं आगे आपको सूचित करूंगा आगे। मेरा नाम क्या है, प्रमोद सारंग, ठीक है, आप जान लीजिएगा। योग्यता क्या है दोस्तों, बीए, एमए, बीएड, सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, यूजीसी नेट हिंदी के साथ, ठीक है, और यूपी टीजीटी हिंदी 2021 में मैं सिलेक्टेड हूं, ठीक है, और 8 वर्ष का मुझे अनुभव है टीचिंग में पढ़ाने का, ठीक है। कुछ विद्यार्थी आप में से मुझे जानते होंगे, ठीक है। चलिएगा, ये तो हो गया मेरा परिचय। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सीटेट का जो सिलेबस है उसके विषय में आपकी क्या राय है। यानी कि पहले जो चीजें आपको, जिस पर युद्ध यानी कि जिस पर धावा बोलना होता है, वहां आपको उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए कि हमारा शत्रु कितना प्रबल है, कितना कमजोर है। तभी आप उसके उन प्रबलता या कमजोरी या दुर्बलता या प्रबलता के हिसाब से आप उस पर प्रतिघात करते हैं, ठीक है। सिलेबस जानना अति आवश्यक है, उसी हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर आपको शत्रु की ना पता हो, जैसे मान के चलिए भारत जो है पाकिस्तान पर या चाइना पर हमला करे, तो पहले भारत को यह जानना होगा कि इसके पास कितने परमाणु बम है, इसके पास कितनी सेना है, कितने फाइटर जेट हैं, कितने पनडुब्बियां वगैरह जो हैं, जितने भी, तो ये इस तरह से पहले जानकारी लेनी होती है। इसी प्रकार हिंदी विषय की जानकारी यदि हम ले, हिंदी की विषय वस्तु में अपठित अनुच्छेद आएगा दोस्तों। 15 प्रश्न आएंगे दोस्तों, 15 प्रश्न, 15 नंबर के आएंगे, ठीक है। अपठित अनुच्छेद का मतलब होता है, बात समझिए आपको, अपठित अनुच्छेद, ठीक है। 15 प्रश्न, ठीक है, 15 नंबर के आएंगे, ठीक है जी। 15 प्रश्न 15 नंबर के आएंगे। और इसी अपठित अनुच्छेद में जो 15 प्रश्न आएंगे 15 नंबर के, यानी कि अपठित मतलब जो है कॉम्प्रिहेंशन होता है, यानी कि अपठित गद्यांश और पद्यांश। देखो अगर आप लैंग्वेज सेकंड चुनते हैं तो आपके दोनों गद्यांश आएंगे, अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट चुनते हैं तो एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा। ये बहुत गहन, बहुत सूक्ष्म बात है जो आपको मुश्किल से सुनने को मिलेगी। अगर लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चुनते हैं, एक गद्यांश एक पद्यांश आएगा, और लैंग्वेज सेकंड में हिंदी चुनते हैं तो दोनों ही गद्यांश आएंगे आपके। गद्यांश पद्यांश में अंतर में थोड़ा सा बता देता हूं। पद्यांश वो होता है जो कि कविता का हिस्सा होता है, गद्यांश वो होता है किसी नाटक, कहानी, आलोचना, निबंध का हिस्सा होता है, ठीक है। इसमें वाक्य रचना भी इसी में से जो 15 प्रश्न होंगे, विलोम शब्द भी यहीं से पूछ लेगा, मतलब पूरा एक पैराग्राफ होगा, वहीं से कोई शब्द आया उसका विलोम पूछ लेगा, उसी में शुद्ध वाक्य, वाक्य रचना, उसी में से संज्ञा, उसी में से क्रिया, हिंदी वर्णमाला में से कोई प्रश्न वहीं से पूछ सकता है आपसे। विराम चिन्ह, देखो चिन्ह यहां पर गलत लिखा हुआ है, थोड़ा टाइपिस्ट इतनी नहीं जानते हैं, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। इस तरह से शुद्ध चिन्ह लिखा जाएगा, ठीक है। समानार्थी शब्द बात क्या करेंगे दोस्तों, समानार्थक यानी कि पर्यायवाची, ठीक है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द हो गए, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, वचन, ठीक है, एक वचन, बहुवचन, काल, वर्तमान, भूत, भविष्य, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, संधि भी यही पूछेगा। जैसे कोई पैराग्राफ होता है ना, उस पैराग्राफ में कोई जैसे कि रमेश आया, सुरेश आया और सूर्योदय कोई शब्द आ जाएगा, उसी शब्द में आपसे पूछ लेगा कि इसमें संधि कौन सी है। समास हो गया, लिंग हो गया, प्रत्यय उपसर्ग हो जाएंगे, लोकोक्तियां और मुहावरे भी उसी में आपसे पूछ लेगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तरी, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अलंकार भी वहीं से, कविता जब आपका काव्य पाठ आएगा ना, जो पद्य आएगा उस पद्य में से कि पूछ लेगा कि इसमें भाई साहब आपका अलंकार कौन सा, ठीक है। और रस छंद तो खैर नहीं पूछता है, परेशान ना हो, ठीक है। जो दूसरा भाग है दोस्तों, ये बहुत समझदारी के लिए या बहुत समझ के हिसाब से आपको पढ़ना होगा। भाषा विकास का अध्ययन, यानी कि हिंदी पेडागोजी जिसे बोलते हैं ना, हिंदी शिक्षण जिसे बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे दोस्तों, हिंदी शिक्षण जिसे बोलते हैं, हिंदी पेडागोजी जिसे बोलते हैं। हिंदी शिक्षण कौन कौन से इसमें चैप्टर हैं वो मैं आपको बता देता हूं। चैप्टर में से ही कुछ मैं टॉपिक लेकर आया हूं और उन टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो आपको इसमें मैं आपको इस क्लास के अंत में दूंगा, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अधिगम और अर्जन, क्या दोस्तों, अधिगम और अर्जन, ये पहला चैप्टर है। ये तो सब जगह ही है, आपका सीडीपी में पढ़ेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप सीडीपी पढ़ेंगे सीटेट के लिए, तो सीडीपी को बड़े गौर से पढ़ना है। उसी सीडीपी से आपकी जो दोनों लैंग्वेज हैं, दोनों जो भाषा का विकल्प करेंगे आप, हिंदी के साथ में संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, आप जो दो अलग अलग भाषाएं जो होंगी, उस पैडागो जो सीडीपी है, चाइल्ड साइकोलॉजी, उसी से संबंधित दोनों भाषाओं के कई सारे कॉन्सेप्ट आपको सीडीपी में मिल जाएंगे। तो सीडीपी से ही जुड़कर आपको यहां कई सारी चीजें पहले ही आप पढ़ चुके होंगे सीडीपी में, तो घबराने वाली बात नहीं है। ये कुछ चीजें हम 3 बार पढ़ेंगे सीडीपी में, भाषा 1 में और भाषा 2 में, ठीक है। भाषा अध्ययन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, यानी कि भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार का उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जो भाषा होती है, सुनने और बोलने, सबसे पहले बच्चा सुनने का काम करेगा, फिर जैसा सुनेगा वैसा ही बोलेगा। अगर बच्चे के सामने आप तुतलाकर बोलेंगे तो बच्चा तुतलाकर बोलेगा, और बच्चे के सामने गाली देकर बोलेंगे तो बच्चा गाली देकर ही बोलेगा। फिर पूछते कि भैया कहां से सीखा, अरे भैया आपने तो दी थी कल गाली, आज उसको वो रिपीट आपको वापस दे रहा है ना, ऐसे होता है। तो ये क्या है, बच्चा उस भाषा का कैसे प्रयोग कर सकता है। मौखिक और लिखित, ठीक है, सुनना बोलना, ठीक है। फिर मौखिक और लिखित भाषा जो होती है, विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका। ये दूसरा एक अगला पॉइंट है, व्याकरण की भूमिका लिखने, मौखिक और लिखित रूप में। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियां, ठीक है, जो है भाषा पढ़ने की चुनौतियां, यानी कि भाषा की कठिनाइयां। अगला क्या है, ये भाषा की दोस्तों कठिनाइयां, ठीक है। त्रुटियां क्या होंगी और उसके विकार क्या होंगे भाषा से जुड़े हुए। पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको? आपको ध्यान में ये चीजें देखकर चलनी है। ये पॉइंट टू पॉइंट बहुत धीमे, बहुत सरल तरीके से, अभी आज ये यूट्यूब पर क्लास है दोस्तों आपकी, तो ये क्या है, अभी थोड़ा सा मैं जल्दी में आपको डिटेल बता रहा हूं, ठीक है। जब हम एप्लीकेशन में ये चीजें पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से, बहुत धीमे तरीके से और मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, हंसते मुस्कुराते, ठीक है। चलिए, भाषा कौशल की बात करेंगे। 4 प्रकार के भाषा कौशल होते ही हैं, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत आपने सीटेट पहले से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम उसको अच्छे से कराएंगे। भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता मूल्यांकन करना, इसमें बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, यहां पर ये सब इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम बहुत अच्छे से करेंगे। अध्ययन अधिगम सामग्रियां, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, ठीक है। बहुभाषाई संसाधन यानी कि जो मल्टीमीडिया होता है, वो भाषा संसाधन के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। ये वाला बिंदु क्लियर है आपको? ये भी आपको हम डिटेल में वहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट में आता है उपचारात्मक अध्ययन। उपचारात्मक अध्ययन क्या होता है? एक तरीके से उपचार चल रहा है, होता है ना, बोलते हैं उपचार चल रहा है, यानी कि इलाज चल रहा है। तो इलाज क्या होगा? इलाज तब होगा जब हम किसी चीज का टेस्ट करते, चेकअप कराते हैं। जैसे कि हमने ब्लड टेस्ट कराया, मान के चलिए मैंने सैटरडे को ब्लड टेस्ट कराया, तो जब ब्लड टेस्ट कराया तो उसे हम कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। किसी चीज की समस्या का, जो समस्या को जानना कि बच्चे के अंदर क्या समस्या चल रही है, उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, ठीक है। अब जब हमने टेस्ट कराया तो मान के चलिए मेरे ब्लड में कुछ इफेक्ट आया या मेरे लिपिड प्रोफाइल में कुछ समस्या आई, तो पता चला कि भाई हमको ये समस्या है, तो निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से हम समस्या का पता करते हैं। फिर जब उपचारात्मक अध्ययन होता है तो उपचार मतलब फिर हम डॉक्टर के पास उस रिपोर्ट के लिए देखते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए जरा, हमको ये दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हम जो है चिल्ली पटेटो, मोमोज, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, हक्का नूडल और ये फक्का नूडल, मोमो ज़्यादा खाते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। मेरा नहीं बढ़ा है, मतलब मेरा नॉर्मल आया रिपोर्ट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या होगा फिर, डॉक्टर क्या करेंगे, अच्छा ये चीज़ है तो आप पहली बात तो इन चीज़ों को छोड़िए और मैं कुछ दवाएं लिख रहा हूँ, इन दवाओं को आप अपनाइए, जो है इसको अपने दवाओं को खाइए तो आपका इलाज चलता रहेगा। तो वो क्या कर रहा है, डॉक्टर उपचार कर रहा है और आप उपचार करा रहे हैं। तो समस्या का पहले पता चला, निदानात्मक परीक्षण हुआ, फिर डॉक्टर ने आपका उपचार करना शुरू किया। जब बच्चे की समस्या का पता चल जाता है निदानात्मक परीक्षण के हिसाब से, फिर हम उस समस्या का उपचारात्मक अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसका उपचार करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत मजेदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन करेंगे डाउनलोड। अब हम देखो, ये तो हो गया आपका सिलेबस जो एनसीईआरटी ने वहां पर दिया हुआ है, लेकिन किंतु परंतु बट होता क्या है
कि पिछली से जो 2 बार परीक्षा हुई है सीबीटी यानी कि ऑनलाइन मोड पर जो परीक्षाएं हुई हैं, उनमें कुछ टॉपिक अलग से देखने को मिले हैं, मतलब सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस बाहर से आए हैं। उन्हीं चीजों को जो सिलेबस में है वो तो पढ़ाई जाएंगी, साथ में जो सिलेबस के अंदर, सिलेबस से बाहर चीजें हैं, उन पर मैं कुछ आपको 6 टॉपिक लेकर आया हूं और उससे 6 संबंधित प्रश्न हैं इन्हीं से टॉपिक से। तो टॉपिक का नाम दोस्तों यहां पर क्या है, जब द्विभाषी, ठीक है, बहुभाषिक, ठीक है, बहुभाषी। यहां पर इस टॉपिक को हम कैसे समझेंगे, जब द्विभाषी और बहुभाषी लोग अपनी बहुभाषी और द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्कमूलक तरीकों का प्रयोग करते हैं, तब यह स्थिति एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। टॉपिक क्या है दोस्तों, एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना। ये इस वाले जो पैराग्राफ है इसका टॉपिक है। मतलब टॉपिक क्या है, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। मान के चलिए मैं हिंदी भाषी हूं, मुझे दूसरी भाषा सीखनी है, तो वो एक तो बहुभाषिकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बहुभाषिकता, क्योंकि मैं एक से अधिक भाषाएं सीख रहा हूं। क्योंकि हिंदी में जो है वचन 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक से अधिक हो जाएगा तो बहुत हो जाएंगे, और एक है तो एक। तो एक भाषा से अगर मैं दूसरी भाषा में जाता हूं तो बहुभाषिकता वो कहलाएगी, ठीक है। जब द्विभाषी और बहुभाषी लोग, मतलब जो 2 भाषा जानते हैं या बहुत भाषा जानते हैं, अपनी बहुभाषी और द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्कमूलक विचारों का प्रयोग करते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा को समझने में जब कुछ लोग अपने तर्कों का प्रयोग करते हैं कि अच्छा इसका संबंध, इस भाषा का संबंध इस पॉइंट से ये वाला है, तो इसका मतलब इस भाषा में इस शब्द का अर्थ ये हुआ। जैसे आप अरबी, फारसी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी कुछ भी सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो जब दूसरी या तीसरी या चौथी भाषा में आप जाएंगे तो उसे एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना कहते हैं। कब, जब अपने आप दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे, दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे कि हाँ इस भाषा से दूसरी भाषा को समझने में ये फैक्ट है। मतलब आप अगर दूसरी भाषा आप सीख रहे हैं, मान के चलिए आप अंग्रेजी ही सीख रहे हैं, तो अंग्रेजी तो आपने सभी ने लगभग पढ़ी होगी बचपन में, मतलब जबरदस्ती पढ़ना पड़ता था, कुछ विषय ऐसे होते थे, ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, वो और डिटेल में हम इन चीजों को तब समझाएंगे जब आप कोर्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल जो है मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं। ये तो सीधी सी बात है, अपनी मातृभाषा में। लेकिन अब क्या होता है, लेकिन ये देखो नई शिक्षा नीति आई है, उसने साफ साफ कहा है कि बच्चे को जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। लेकिन अब से पहले क्या होता था, छोटे बच्चे को 2-2.5-3 साल का हुआ, इतना बड़ा बैग लाद दिया कमर पे, बच्चे के वजन से भी ज्यादा, भाई साहब बच्चा परेशान, और घर में बोल रहा है तुम तातल रहे हो, स्कूल में जाके उसको ABCD इतना रटा दिया, मे आई गो टू मैडम, मैं यहाँ मैडम, वहां मैडम, ये कम, यस, ओके, नो, मतलब बच्चे को रट्टू तोता बना देते हैं। तो रट्टू तोता से क्या होता है, एग्जाम क्वालिफाई होता है, लेकिन बच्चे का स्किल जो होते हैं ना, अक्षमता होती, बच्चे की जो योग्यता होती, वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो नई शिक्षा नीति ने यही कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो विद्यार्थी अपनी जो है विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं, और उसमें और अधिक कम से कम 2 भाषाएं, जो एक मातृभाषा तो हो गई जो पहले से उसे पता है, जो अपने घर पे वो सीख कर आया है, उसके साथ में कम से कम 2 भाषाएं और वो सीख रहा है। भाषाएं जब बच्चा जोड़ता है तब इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता। इस बिंदु का नाम क्या है, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता। क्यों, क्योंकि उसने जो बहुभाषिकता सीखी है उसका आधार क्या, उसका बेस क्या है, सबसे पहले कौन सी भाषा उसने सीखी, मातृभाषा, ठीक है, उसने मातृभाषा सीखी थी। पॉइंट समझ में आया। मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता वो होती है जब बच्चा अपनी मातृभाषा यानी कि अपनी मदर टंग में सीखता है, जो शुरुआती पढ़ाई करता है, विद्यालय की पढ़ाई करता है, उसके बाद विद्यालय में जैसे मान के उसने संस्कृत भी सीख ली, आपने भी कुछ पढ़ी थी, अंग्रेजी भी पढ़ी, साथ में एक और दूसरी भाषा आप सीख रहे हैं, कोई तीसरी भी सीख रहे, तीसरी या चौथी,
तो जो कम से कम जो 2 भाषाएं आपने सीखी है वो हिंदी के आधार पर ही तो सीखी ना। पहले आपको हिंदी ही तो आती थी ना। मतलब जैसे मान के चलिए आपने गाड़ी चलाना सीखा या आपने बाइक चलानी सीखी, उससे पहले आपने कम से कम एक साइकिल तो चलाई होगी ना। तो जो गाड़ी चलानी सीखी उसका आधार क्या था? साइकिल चलाना। बात समझ में आ रही है? तो जो हम तीसरी चौथी पांचवी लैंग्वेज या तीसरी चौथी पांचवी भाषा सीखते हैं उसका आधार होती है आपकी मातृभाषा। तो पॉइंट समझ में आया? मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता उसी को कहते हैं जब बच्चा विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में ले और साथ में 2-3 भाषा और सीख ले। पॉइंट क्लियर है? ओके बोलो, ओके रिपोर्ट। चलिए यहां तक क्लियर है पॉइंट। एक अगला बिंदु हम चर्चा करते हैं। ये वाले जो बिंदु हैं दोस्तों ये परीक्षा में आ चुके हैं। कौन से में? जो अब तक ऑनलाइन परीक्षाएं हुई हैं उनमें आते हैं। 3 वर्षीय बालक शब्दों, वाक्यांशों तथा संक्षिप्त वाक्यों, किस किस को? शब्दों को, वाक्यांश मतलब वाक्य के अंश को हम वाक्यांश कहते हैं, और संक्षिप्त वाक्यों के प्रयोग द्वारा सरल संप्रेषणात्मक कार्य करता है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन करता है या करती है। आप में से कुछ महिला विभाग से होंगी। यह बच्चे के वाक क्षमता कौशल का प्रस्तुतिकरण है। तो इसका टॉपिक क्या है? इस पैराग्राफ का हेडिंग क्या है? वाक क्षमता कौशल का प्रस्तुतिकरण है। बच्चा क्या करेगा? 3 वर्षीय बच्चा कुछ शब्दों के, देखिए पानी पीऊं, मैं घर जाऊं, मम्मी मारे। छोटा बच्चा ऐसे बोलेगा ना। 3 वर्ष का बच्चा पूरे वाक्य नहीं बोलता है। वो 2.5-3 वर्ष का बच्चा पूरे वाक्य नहीं बोल पाता है। तो वो क्या करता है? शब्दों को बोलेगा, शब्दों को जोड़कर छोटा सा वाक्यांश बनाएगा या कुछ संक्षिप्त वाक्य बनाएगा। तो उसे हम छोटे बच्चे की भाषा में क्या? मम्मी घर जाऊं, मैं खाना खाऊं, इस तरह से बोलेगा ना। आपके घर में भी होंगे ना बच्चे, और आप भी तो बच्चे ही थे ना। उसे क्या कहेंगे? सरल संप्रेषणात्मक कार्य करता है। यह बच्चे के वाक क्षमता कौशल का प्रस्तुतिकरण। वाक क्षमता मतलब बोलने की क्षमता का प्रस्तुतिकरण है। बच्चा कितना बोल सकता है उसका प्रस्तुत कर रहा है। बालक प्रारंभ में मौखिक भाषा ही सीखता है। बच्चा शुरू में मौखिक भाषा ही सीखेगा ना। अल अल चीकू पीकू इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेगा बच्चा। सबसे पहले वो क्या करेगा? मौखिक भाषा का ही प्रयोग करेगा। लिखित भाषा उसको नहीं आएगी। ठीक है? बोलना सीखता है ना, वही तो मौखिक भाषा है ना बच्चे की। 3 वर्षीय बालक के बोलने का कौशल विकास अनुकरण के माध्यम से सीखता है। 3 वर्ष का बच्चा कैसे सीखेगा? जब वो किसी को फॉलो करेगा, अपनी मम्मी को, अपने पापा जी को, दादा दादी को, बड़े भाई बहन को फॉलो करेगा। जैसा घर में बच्चा सुनेगा देखेगा वो वैसा ही करेगा। भाषा के संबंध में क्या होता है? जैसा बच्चा सुनता है वैसा बच्चा बोलता है। होता है ना, जैसे कि बच्चा घर में गाली दे दे तो क्या कहती है मम्मी? थप्पड़ मार के, कहां से सीख के आया? किसके साथ गया था? कौन बैठता है इसके स्कूल में? तेरे साथ कौन बैठता है बता? बस में किसके साथ बैठता है? तो बच्चे के साथ जो है, बच्चे पर जिसका प्रभाव पड़ रहा है, बच्चा उसका अनुकरण कर रहा है। बच्चा जिसके साथ बैठ रहा है, क्लास में, बस में, ऑटो रिक्शा में, मतलब जिस भी माध्यम से बच्चा जाता है, या फिर जिसके साथ बच्चा खेल रहा है घर पे, घर के बाहर, मतलब अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, उससे बच्चा सीख रहा है। तो उसे कहेंगे बच्चा उसका अनुकरण कर रहा है। ठीक है? उस जैसा वो बोल रहा है, बोलेगा सामने वाला, उसके साथ वाला, बच्चा वैसा ही सीखेगा। तो 3 वर्षीय बालक के बोलने का जो कौशल है, जो बोलना उसने सीखा है, वो अनुकरण से सीखा है। सर्वप्रथम तुतलाना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यहां तो शुद्ध शब्द में मम्मी लोती थाऊं, पानी पीऊं, मम पीऊं, तुम क्या तले हो, ऐसे तुतला के बोलता है ना बच्चा। और ले अब कहीं कहीं ये प्रभाव हम ऐसे कह सकते हैं कि बच्चे के सामने हम शुरू में कैसे बोलते हैं? मेला बच्चा थाना थाएदा, मेला बाबू दूधू पिएदा। अब बच्चा भी वैसे ही सीख जाएगा भाई साहब। बच्चे के सामने सही बोलोगे तभी तो वो सही बोलेगा। बच्चे के सामने जैसा बोलोगे वो वैसा सीखेगा। तो पहले क्या करेगा बच्चा? तुतलाना सीखेगा। फिर अशुद्ध उच्चारण करेगा। अशुद्ध उच्चारण कैसे होते? बच्चे के सामने, जैसे कि हम आपने बहुत सारी रील्स हैं, बच्चे के सामने कुछ बोलना दिखाया जाता है तो बच्चा कुछ और ही बोल देता है। ऐसे कुछ शब्द होते हैं, देखा होगा आपने, रील्स में देखा होगा या आपके घर में देखा होगा कि बच्चा जो क्या करता है, जो आप शब्द बोल रहे हैं उसको कुछ वो गलत तरीके से उच्चारित करता है।
क्योंकि अब की उसकी भाषा में शुद्धता नहीं आई है, अभी परिपक्वता नहीं आई है, अभी वो सीख रहा है, अनुकरण कर रहा है आपका। फिर झिझक आएगी उसमें बोलने में, ठीक है। उसके बाद खिलौनों के माध्यम से संप्रेषणात्मक कार्य करता है, खेलने के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से वो संप्रेषणात्मक कार्य करता है। तो टॉपिक क्या है इसका? वाक क्षमता, ठीक है। इस पर आगे प्रश्न आएगा, जो मैंने समझाया इसको ध्यान से समझिएगा। अगला है दोस्तों पराभाषा विज्ञान। यह है पराभाषा विज्ञान की जागरूकता से तात्पर्य है व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्य के प्रति समझ बनाने की योग्यता। फिर से समझिए, पराभाषा विज्ञान की जागरूकता से तात्पर्य व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्य के प्रति समझ बनाने की योग्यता। जिस ये वाली जो लाइन आएगी अब, इसमें आपका स्पष्ट हो जाएगा पॉइंट, फिर से मैं बता दूंगा। जिस विद्या से अक्षर ब्रह्म का ज्ञान, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान होता है, वह पराविद्या कहलाता है। मतलब जिस भी भाषा में बच्चा या कोई भी व्यक्ति, मनुष्य एक गहन ज्ञान का आभास करता है, डीपली चीजों को समझता है, ठीक है। फिर से समझिए, जिस विद्या से अक्षर ज्ञान होता है बच्चे को, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है, यह अर्थात आत्मज्ञान होता है, पराविद्या या पराभाषा ज्ञान वो कहलाती है। पराभाषा विज्ञान में व्यक्ति के स्वयं की भाषा की समझ अर्थात व्यक्ति की भाषा पर अच्छी पकड़ हो, यानी कि व्यक्ति जिस भाषा में निपुण हो जाए। हमारे लिए तो भाई हिंदी है, और आप लोगों के लिए भी मैं समझता हूं हिंदी ही है, क्योंकि आप लोग चाहे आप बिहार से, झारखंड से हैं, उत्तराखंड से हैं, राजस्थान से, दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से हैं, आप हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपकी जो भाषा है वो मातृभाषा हिंदी ही है, और आपकी जो पराभाषा है वो हिंदी ही है, ठीक है। व्यक्ति की भाषा पर अच्छी पकड़ हो जिसका वह क्रिया प्रतिक्रिया में प्रयोग करे। मतलब क्रिया प्रतिक्रिया मतलब एक्टिविटीज जो होती है, क्रिया जो रिएक्शन जिसे बोलते हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने कुछ बात कह रहा है या कुछ काम कर रहा है, फिर आप उसको जवाब देंगे किसी मतलब कुछ काम करके, या आप जो है बोल के, तो वो क्या कहलाएगी? वो आपकी पराभाषा कहलाएगी, जिसमें आप निपुण हैं, है ना। आप जैसे कि मान के चलिए केवीएस इंटरव्यू के कुछ विद्यार्थी हैं आप लोगों में से, या कुछ और होंगे, तो केवीएस इंटरव्यू में आप बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, आप उस भाषा का प्रयोग करेंगे जिसमें आप निपुण हैं, जिसमें आप दूसरे वाले को, सामने वाले को सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो वाली भाषा का प्रयोग करेंगे आप। तो वही पराभाषा है जिसमें आप परिपक्व हैं, जिसमें आप निपुण हैं। ओके रिपोर्ट। चलिए मेरे दोस्तों, अगला है अध्यापक होने के नाते यदि आप शब्द वाक्यों के अर्थ पर कार्य करते हैं, ठीक है, यह वाक्य विन्यास से संबंधित है। किस पर? आप शब्द वाक्य के अर्थ पर, ठीक है। किसी भाषा में जिन सिद्धांतों एवं प्रतिक्रियाओं के द्वारा वाक्य बनते हैं, उनके अध्ययन को वाक्य विन्यास कहते हैं। मतलब कि एक तो होता है शब्द विन्यास, अर्थ विन्यास, और एक होता है वाक्य विन्यास, यानी कि वाक्य को बनाना, वाक्य को समझना, वाक्य का अध्ययन वाक्य विन्यास कहलाता है, ठीक है। मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति जो है वाक्यों के माध्यम से करता है। जैसे कि मान के चलिए, तो भाषा की पूर्ण लिखित इकाई जो होती है वो वाक्य ही होती है, पूर्ण सार्थक लिखित इकाई, ठीक है। वाक्य की जो पूर्ण लघुत्तम जो इकाई होती है वो वाक्य ही होती है, ठीक है। वो कैसे? अगर कोई सामने वाला कहे कि आम, मैं कहूं आम, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आम का मतलब क्या है। तो आप कहेंगे 8 मौसम आम का आ रहा है, आम खाएंगे हम तो मजे से, है ना। मैं कहूं मैं आम आदमी हूं, अब बताइए आम का मतलब क्या हुआ? अब तो दूसरा निकल गया भाई। जब तक आपको एक कंफ्यूजन क्यों हुआ? जब तक मैंने वाक्य का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया, इस वाले शब्द को वाक्य में प्रयोग करके पूरा वाक्य नहीं बोला, तब तक आपने उसका गलत अर्थ नहीं समझा, दूसरा अर्थ समझा। तो वाक्य वह चीज है जब एक व्यक्ति अपने भावों को पूर्ण रूप से दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है भाषा के माध्यम से, इसे हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। यहां कहा गया है मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति। मैंने कुछ बात कहनी चाहिए आपसे,
तो किसके माध्यम से? पूरे वाक्य के माध्यम से। एक शब्द से हम पूरे वाक्य का या उस सामने वाले व्यक्ति के विचारों को स्पष्ट नहीं समझ सकते। वो दूसरी बात है जब इशारे में बात कर रहे हैं, हाँ डिस्क्याओं, वो वाली दूसरी बात है भाई, वो इशारे वाली चीज अलग है। लेकिन अनजान व्यक्ति है तो वो आपको क्या करेगा, आपको पूरा वाक्य बोलेगा या आप अनजान व्यक्ति को पूरा वाक्य बोलेंगे, तभी समझ में आएगी बात। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? चलिए, यहां तक समझ में आ रही बात। अब देखिए एक लास्ट और है यहां पर, ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्न आ जाएगा। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का ज्ञान, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का ज्ञान, ये अगला पॉइंट है दोस्तों, को मुख्य रूप से बोलने में दक्षता के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण के ज्ञान को को मुख्य रूप से बोलने में दक्षता के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों का दायित्व है कि व्याकरण की विधिवत शिक्षा न देकर शुरुआती कक्षाओं में बच्चे को पूरी तरह से विस्तार से व्याकरण नहीं पढ़ाएं। गड़बड़ हो जाएगा बाबा, ऐसे नहीं पढ़ाएं। विधिवत शिक्षा न देकर स्वयं व्याकरण के नियमों पर शुद्ध सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना सिखा रहा हूं, शुद्ध शब्द बोल रहा हूं, उच्चारण सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, अध्यापक का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। उटपटांग शब्द आप बोलेंगे तो बच्चा उटपटांग ही सीखेगा। जैसे मान के चलिए आप इसको बोलकर दिखाइए और इन तीनों में अंतर करके मुझे दिखाइए और फिर इसको बोलकर दिखाइए, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और आप इसको ना कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये इसको कैसे उच्चारित किया जाएगा इन पांचों को, क्योंकि आपने जो उच्चारण आप कर रहे हैं ना, आपके अध्यापक ने आपको ऐसे ही सिखाया। मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, लेकिन ये गलत बात है। हम व्याकरण का प्रयोग कैसे करना है, हमें प्राथमिक कक्षाओं में हमें अपने आप उन भाषाओं का, उन शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना है। पूर्ण रूप से बच्चे को विस्तार में व्याकरण ना सिखाएं शुरुआत में, क्योंकि बालक अनुकरण से सीखते हैं। अगर हम बच्चे के सामने जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, बच्चा वैसे ही शब्दों का उच्चारण हमारे सामने करेगा। ठीक है, कटोरा को हम कतोरा कहते हैं तो बच्चा कतोरा ही बोलेगा। ठीक है, बात समझ में आई? पानी को हम पौनी बोलेंगे तो बच्चा पौनी ही बोलेगा। पौनी लद दे, ए बेबे पौनी दे दे। बच्चे के सामने मम्मी जी पानी दे दो तो पानी जी ऐसे ही बोलेगा, मम्मी जी पानी दे दो। क्लियर है पॉइंट? बालक जो है बोलचाल एवं वाचन से व्याकरणिक शब्दों का प्रयोग करके सीख सकते हैं। उच्चारण से उनका अनुकरण करके बच्चा सीख सकता है। ठीक है, ये आपके पॉइंट हैं। इसी तरह की चीजें आपको कक्षा में एप्लीकेशन पर सिखाई जाएंगी। मैं फिर से बता रहा हूं, आप जो है सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। कहां से करेंगे? आपका गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे। सबके फोन में गूगल प्ले स्टोर पहले से ही ऑलरेडी होता है, उसमें जाकर अगर आपको नहीं चलाना आता है तो आप घर में किसी से उसकी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, सचिन एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उसमें क्या करना है आपको, सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 और दोनों चाहे तो दोनों, वो सारी डिटेल आपको एप्लीकेशन के अंदर उपलब्ध है। कितने का कोर्स है वो भी आप जो है, यहाँ कई सारे व्यक्ति प्रश्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप वहीं जाकर एप्लीकेशन में डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब पहला प्रश्न आपके सामने आता है जो कि सीटेट 2020-21 में प्रश्न पूछा गया था। जब द्विभाषी और बहुभाषी लोग अपनी बहुभाषी और द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्कमूलक तरीकों का प्रयोग करते हैं, तब यह स्थिति क्या कहलाती है? अब ये मैंने आपको पढ़ाया है तो आपका उम्मीद करता हूं कि आपको इसका उत्तर सही देना पड़ेगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैंने यह आपको शुरू में पढ़ाया है, बिल्कुल अभी इसी क्लास में पढ़ाया है और इसी से मैंने आपको प्रश्न पूछ लिया। जब द्विभाषी और बहुभाषी लोग अपनी बहुभाषी और द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्कमूलक तरीकों का प्रयोग करते हैं, तो यह स्थिति क्या कहलाती है? एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना, एकल भाषा, ठीक है, कोडों में मिलना, कोडों, ठीक है, कोड होते हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग, कोडों में मिलना, कोडों को मिलना, या एक कोड से दूसरे कोड में स्थानांतरण। तो ये मैंने बताया था आपको। क्या है इसका उत्तर? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या होगा? एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना। ओके रिपोर्ट, पॉइंट क्लियर है? चलिए, इसी प्रकार की चीजें आपको एप्लीकेशन में सिखाई जाएंगी।
किसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कहते हैं? मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कहते हैं। पहला बिंदु है, शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उसमें और अधिक कम से कम 2 भाषाएं जोड़ते हैं। दूसरा है, विद्यार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं तथा आगे जाकर हिंदी तथा अंग्रेजी पढ़ते हैं। तीसरी है, शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी में आरंभ करते हैं तथा आगे जाकर 3-4 भाषाएं सीखते हैं। अगला है, लास्ट है, शिक्षार्थी प्राथमिक विद्यालय में अपनी मातृभाषा में सीखते हैं तथा मतलब प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में सीखते हैं तथा बाद में अंग्रेजी में पढ़ते हैं। तो कौन सा है? मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता। मैंने ये बताया था कि पहले मातृभाषा सीखेंगे बच्चा, उसके बाद 2-3 भाषा और सीख सकता है, मिनिमम 2 भाषाएं। तो बिंदु कौन सा है? ये वाला। ठीक है, पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है दोस्तों, तो पहला उत्तर क्या हो जाएगा इसका? चलिए, शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं, उसमें अधिक से अधिक, ठीक है, मतलब अधिक और अधिक भाषा यानी कि कम से कम 2 भाषाएं और जोड़ सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, 3 वर्षीय बालक शब्दों, वाक्यांशों तथा संक्षिप्त वाक्यों के प्रयोग द्वारा सरल संप्रेषणात्मक कार्य करता है करती है। यह बच्चे के किस कौशल का प्रस्तुतिकरण है? 3 वर्षीय बालक शब्दांशों, शब्दों, वाक्यांशों को हम कह सकते हैं। बच्चा छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा जब बोलता है तो कौन सा कौशल होगा? वाक क्षमता है, साक्षरता है, रचनात्मकता है या भाषा अधिगम है? दोस्तों क्या होगा? फटाफट से बताएंगे प्यारे साथी, जल्दी से। ठीक है, तो आपका विकल्प होगा ए, यानी कि वाक क्षमता, अपनी बोलने की क्षमता का वो प्रस्तुतिकरण कर रहा है। ठीक है, अगला है, पराभाषा विज्ञान की जागरूकता है। विकल्प है, व्यक्ति की योग्यता जो केवल भाषा को समझने भर की नहीं है, व्यक्ति की संप्रेषण करने की योग्यता, व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्य के प्रति समझ बनाने की योग्यता। चौथा है, व्यक्ति की अनेक भाषाओं में पढ़ने तथा लिखने की योग्यता। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पराभाषा विज्ञान क्या होती है, जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से निपुण हो जाए, परिपक्व हो जाए, परफेक्ट हो जाए, एक्सपर्ट बन जाए। तो उसमें क्या करेगा बच्चा? वो बच्चा जो है या व्यक्ति है वो उसमें अपनी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं व्यक्त करेगा, कोई भी काम करेगा फिर उसी भाषा में का ही प्रयोग करेगा क्योंकि उसमें वो निपुण है। तो व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्य के प्रति समझ बनाने की योग्यता। और दोस्तों ये है 5वां प्रश्न है कि अध्यापक होने के नाते यदि आप शब्द वाक्यों के अर्थ पर कार्य करते हैं तो यह किससे संबंधित होता है? अर्थ विज्ञान से, ध्वनि विज्ञान से, शब्द रचना से या वाक्य विन्यास से? अध्यापक होने के नाते यदि आप शब्द वाक्यों के अर्थ, ठीक है, शब्द वाक्यों के अर्थ, तो शब्द वाक्यों में शब्दों का अर्थ फिर उसको पूरा वाक्य के रूप में प्रस्तुत करना, यानी कि पूरे वाक्य का अर्थ, तो उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य विन्यास कहेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो दोस्तों यही छोटी छोटी चीजें आपको एप्लीकेशन में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, और भाई साहब मजा आ जाएगा। कर देना, मौज कर दी भाई साहब, कतई मौज कर दी, वो वाला फीलिंग आप लोगे, है ना, बिल्कुल जैसे कि गूंगा व्यक्ति गुड़ खा के, जैसे गूंगा गुड़ खाए, ऐसी फीलिंग करेंगे कि मजा आ रहा भाई साहब, बस पूछो मत, वो वाली जन्नत की फीलिंग कराएंगे आपको। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर ... के ज्ञान को बोलने में दक्षता के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, मुख्य रूप से व्याकरण